अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक का। उसका नाम है फैसल बैंक। उसकी हम आरएसआई देखेंगे, उसका हम सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, उसकी मूविंग एवरेज देखेंगे, उसकी देखेंगे कि पिछले 14 डेज़ के हिसाब से इसकी प्राइस में क्या चेंजेस आया, क्या पिछले दिन से आज के दिन में ज़्यादा अप थी कि डाउन थी। उसके हिसाब से आरएसआई की वैल्यू निकलेगी। उस आरएसआई की वैल्यू से फिर हम लोग उसका वो निकालेंगे, क्या नाम है, 70 से ज़्यादा हुई तो ओवरबॉट है, 30 से कम हुई तो ओवरसेल। अगर ओवरबॉट हुई तो फिर करेक्शन, अब करेक्शन प्रिडिक्टेड होती है। अगर तो ओवरसेल है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप बाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें आज दिखाऊंगा मैं लैपटॉप की स्क्रीन में। तो आए अब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि फैसल बैंक जो है, क्या वो अपना बैरियर ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या वो 60 क्रॉस करेगा और 70 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता? एक ये चीज़ चेक करनी, दूसरा ये चेक करना है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देगा और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस तो सबको पता ही है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली उठ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा क्रिटिकल है इसका, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो ये वेबसाइट है, investing.com। इधर से ना हमने इसका ये चेक करना है कि इसके मूविंग एवरेजेस क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है या वीक है। और ये भी चेक करना है समरी इसकी। अभी सब इसका दे तो रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बाय बनता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय बनता है, ये चीज़ें चेक करनी है। और जो तीसरी चीज़ है, एक एंट्री प्राइस पॉइंट हमें पता होना चाहिए फैसल बैंक का क्या है। उसके लिए मतलब कि हमें कंफर्म होना चाहिए कि फैसल बैंक किस पॉइंट पे हम बाय करें, क्योंकि ये 40 की रेंज वाला स्टॉक था। इस 1 साल के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसके स्टार्ट में इट वाज़ 46, जनवरी की बात कर रहा हूँ। और व्हेन देयर वाज़ अ वॉर इसकी प्राइस थी 42, द लोवेस्ट वन इस पूरे 1 साल में। अब ये बहुत हेवी शूट कर चुका है यहाँ से 47, 48 इसका लास्ट ब्रेकर था जून 2 को। अभी इसी मंथ की बात कर रहा हूँ और ये एकदम से शूट कर गया 59 पे। तो ये क्रिटिकल है कि ये कैसे शूट कर गए, इसका अब कन्फर्म करना है हमने। कि यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली 53 इसका एक बैरियर था, ये इसने ब्रेक किया, 53.24 इसने ब्रेक किया। ये जो है ना, इसने ये ब्रेक किया अपना एक सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे आएगा ये देखना, ये इसने ब्रेक किया इसको और ये फिर 59 तक चला गया। अब ये अगले ब्रेकर तक चला गया 59 वाला, और वो अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा 65 पे। तो ये अब सारी चीज़ें जो है ना, हमने इस वीडियो में देखनी कैसे ये कैलकुलेट होता है। और जो चौथी चीज़ है, इसके गुड और बैड साइन देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस करना है इसका आरएसआई के हिसाब से, कि ओवरबॉट तो नहीं हो चुका, या ज़्यादा बाइंग एक पॉइंट पे तो नहीं हो चुकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि करेक्शन आती है स्टॉक पे। नॉर्मली होता क्या है, जब इस टॉप पे जाता है ना, तो एक करेक्शन आती है कि एक वापस लोग जो है ना, एक बाइंग कर लेते हैं। फिर एक जो होती है, नॉर्मली प्लेयर भी होता है, वो सेलिंग। अब देखिए वॉल्यूम कितना है, 33 लाख से भी ऊपर, मतलब 3 करोड़ से भी ऊपर निकल गए वॉल्यूम। तो होगा क्या, यहाँ पे एक करेक्शन आनी है ईद के बाद, वो कंफर्म करना है। क्या ये 60 पे खुलता है या ये 59 पे खुलता है? अगर 60 पे खुलता है तो एक करेक्शन लाज़मी आएगी, जिसके बाद ये 58 के करीब आएगा। वो फिर इसकी कंफर्म करनी है इसकी बाइंग रेंज क्या है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसका एक इंडिकेटर देखना है कि गुड है कि बैड है। वो अब कंफर्म करेंगे हम इस वेबसाइट से, इससे। अब ये हमें बताएगा। और चौथा हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे एआई का। ये मैं इससे कंफर्म करता कि आरएसआई हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे से मैं थोड़ी बातें कर रहा था एआई से कि भाई मैंने आरएसआई कंफर्म करना है कि किस तरह होता है। उसने फिर मुझे एक वेबसाइट का लिंक दिया और उसने कहा कि आपको 14 डेज़ की एवरेज देखनी पड़ती है। वैसे आरएसआई शुरू से देखें ना, तो होता क्या है? अगर मुझे आरएसआई पता, स्टॉक की हम कैसे फाइंड करें? होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने क्या करना होता है, अब आपने ना 7 डेज़ का फ़ॉर्मूला लगाना है, या तो 7 दिन या 21 दिन या 14 दिन। उसके हिसाब से आपने उसकी एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे कह रहा है मोमेंटम ऑसिलेटर है। जिस तरह यहाँ पे ना, इस चीज़ को ऑसिलेटर कहते हैं। किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है कि इधर को जा रहा है, ठीक है? अब वो ये कह रहा है कि एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मेजर करता है स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो एक ऑसिलेटर है। ये टेक्निकल एनालिसिस इस तरह करते हैं ये लोग। अब उसने कहा कि एक तो रेंज हम सेट कर देते 0 से 100 की, ठीक है? अगर उसने कहा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ग्रेटर देन 70,
अगर ये जो क्रोकोडाइल मूव इस तरफ है, उसका मतलब है कि अगर आरएसआई ज़्यादा हुआ इस 70 की प्राइस पॉइंट से, अगर 70 एक नंबर है, उससे ज़्यादा हुआ तो ओवरबॉट हो गया। और अगर आरएसआई 30 से भी कम है, तो हम कहेंगे ओवर सेल हो चुका है। अब उसने एक रफ एस्टिमेशन लगाई कि चलो हम 14 दिन का निकालते हैं। अब वो कह रहे हैं ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं हम एक 14 दिन का निकालते हैं। जिसमें उसने कहा है कि एक हम पहले करेंगे एवरेज गेन कितना उठा और एवरेज लॉस कितनी उसकी प्राइस में डाउन आया, सिर्फ 14 डेज़ का उसने कहा हम कहा रहे हैं। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द 14 डेज़, अब उसने कहा पहले उसकी अपर ट्रैजेक्टरी देखनी है कि आज के दिन में जो क्लोजिंग आई फैसल बैंक की, मतलब आज के दिन में जो क्लोजिंग आई 59 आई है, उसकी जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी, अब 4 जून को 59.15 आई है, इसकी एक प्राइस ऊपर आई है, मतलब 15 से ऊपर क्लोजिंग पे हुई है। ये 5th को इसकी 59.04 आई, तो यहाँ पे अब उसने इसी चीज़ को चेक करना है। टुडेज़ क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन यस्टरडेज़ क्लोज। अब लेकिन इधर उल्टा सीन हो गया। इसने कहा टुडेज़ क्लोजिंग इज़ लेस देन यस्टरडेज़ क्लोज, मतलब आज की क्लोज जो है, कल से कम पे क्लोज हुई है। वही ना, आज की क्लोज जो है मतलब 49 कम क्लोज हुई है कल के हिसाब से, कल 15 पे क्लोज हुई है। अच्छा, ये वाली कंडीशन हमारे पे हुई है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर सकता है, क्योंकि आज की क्लोज जो है लेस देन यस्टरडेज़ क्लोज, क्योंकि यस्टरडे को ज़्यादा अमाउंट में क्लोज हुई थी। वो इसने कहा है कि ये आपको एक सिग्नल दे देता है कि डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा। आप अगर यहाँ में भी देखें तो ये रेड शो कर रहा है। इर्रिस्पेक्टिव एक सुनहरी बैंक है जिसका वो मैंने यहाँ पे टॉपिक भी खोला है कि 5वां पॉइंट जो है वो फैसल बैंक और सुनहरी बैंक आपस में कंपैरिज़न भी करना है। इसकी पॉजिटिव शो हुई है क्योंकि ये 1 दिन पहले आई थिंक 17 पे ही था, लेकिन 17 के ऊपर 03 पे होगा। देख लेते इसकी 1 दिन पहले क्या प्राइस क्लोज़ हुई थी। जून 4 को 17.07 पे 1 दिन पहले जो था कम प्राइस पे क्लोज़ हुआ था, और जो लेटेस्ट प्राइस है वो पॉजिटिव पे क्लोज़ हुआ, मतलब उससे ऊपर 17.45, 17.07 4 जून को क्लोज़ हुआ, कम है। 17.45 अब जो लेटेस्ट तारीख है 5th, उस पे क्लोज़ हुआ है, तो ये प्लस है। तो इसका जो है वो ये वाला सीन बना है, अपवर्ड मूव कर सकता है। टुडेज़ क्लोज़ इज़ मोर देन प्रीवियस क्लोज़, आज का जो क्लोज़ है वो कल के क्लोज़ से ज़्यादा है, तो ये मतलब अपवर्ड ट्रैजेक्टरी शो कर सकता है। अच्छा जी, ये तो चलो हो गया। इसने कहा ये इस तरह एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लें कि अपवर्ड जब होगा ना, कि आज का जो क्लोज़ है वो कल के क्लोज़ से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर डाउनवर्ड है तो आज का क्लोज़ कम है पिछले के क्लोज़ से, तो ये उसने समझाया। मैं सॉरी 2-3 दफ़ा एक बात को रिपीट कर चुका हूँ, इसमें माज़रत करता हूँ। एवरेज गेन, सम ऑफ गेन्स ओवर, अच्छा कितने का कितनी दफ़ा उसकी प्राइस में अप आया उसका गेन्स ओवर 14 डेज़, तो डिवाइड बाय 14 करना है, और लॉसेस का भी कितनी दफ़ा उसमें डाउन आया और उसको 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। लग रखना 14 दिन का ही कंसीडर, आप 9 आप 7 और 21 दिन का भी कर सकते हैं, आप इसने दिया हुआ है। क्योंकि उसने कहा 14 का ही करेंगे, और फिर उसने कहा एवरेज गेन और एवरेज लॉस उसका निकाल के आरएस, और ये आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब उसने कहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए ना उसने कहा हमें 100 से माइनस करके, और फिर वो फ़ॉर्मूला है 100 माइनस, और वो 100 1 प्लस आरएस, ठीक है। अब मैंने इससे कहा है कि भाई तू मुझे कैलकुलेट करके दे, तो उसने कहा मैनुअल कैलकुलेशन तो इस तरह हो जाती है, और इसने वेबसाइट्स बता दी, इधर से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता है। इधर उसने कहा है कि अगर तुम्हारा आरएसआई जो है वो ज़्यादा है 70 से, तो ओवरबॉट का सिग्नल है, ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो मतलब कि सेल का सिग्नल दे दिया उसने, कहा आप सेल कर दो। और अगर कम है 30 से भी तो ओवरसोल्ड हो चुका है, तो आप एक बाय कर सकते हो। अब इधर से एक और बात है, कभी-कभार कहते हैं डाइवर्जेंस शो कर देता है, प्राइस मेक्स न्यू हाइज़ बट आरएसआई डजंट, आरएसआई उधर ही टिका रहता है। तो ये जो तुम्हारी कहानी है ना, ये जो तुम पूरी सेटिंग करते हो, ये फिर रिवर्स हो जाता है, इसके ऑपोज़िट चल पड़ती है बात। अब मैंने कहा एफएबीएल पीएसएक्स का करके दो। अब सॉरी ये वीडियो पहले तो ऐसी हुई है कि मैंने ऑलरेडी चैटिंग करा था, तो मैंने कहा यार वीडियो डायरेक्ट बीच में बनाता हूँ। कहता है जी अब फैसल बैंक का हम निकाल देते हैं। कहते हैं कहाँ से डाटा लूँगा मैं? उसने ट्रेडिंग व्यू से लिया। ट्रेडिंग व्यू मैंने खोली, यहाँ पे बहुत खराब खोल रही है। तो मैंने दूसरी वेबसाइट खोली है ये वाली, इसमें भी नज़र आ रहा है। उसने स सर्च किया, उसने 14 डेज़ का लगाया, पीएसएक्स सेक्शन पे गया और वहाँ पे उसने इसका मेटा ट्रेडर से उसने डाटा लिया, और उसने कहा जी ये ब्रोकर दें, लोकल पीएसएक्स ब्रोकर ये भी यूज़ करते हैं ये वाली वेबसाइट। हम कहते हैं मैंने कहा था ना कि नॉर्मली आरएसआई जो है ना ये ब्रोकर्स के पास होते हैं, वो इधर से ही यूज़ कर रहे थे। तो उसने ये ट्रेडर्स का नाम भी बता दिया, के ट्रेड, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़।
वो अच्छा खासा अपना यूज़ करते हैं, आरएसआई का चार्ट देते हैं और वो इंडिकेटर्स देते हैं और मैनुअल कैलकुलेशन के लिए आप फिर नॉर्मल उसमें फ़ॉर्मूला डालें और निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है अगर लाइव चेक करना है, तो उसने कहा है जी 14 डे के हिसाब से 65 आ रहा है, तो अब हम चेक करते हैं लाइव इसका। ये 14 डेज़ का इधर इसने 78 दिया है। अब इसको मैं कहता हूँ एज़ पर दिस वेबसाइट एज़ पर दिस वेबसाइट तो वही कह रहा है ओवरबॉट सिग्नल है। तो उसने वही फ़ॉर्मूला रखा, ये वाला कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर निकल गई तो ओवरबॉट है, तो पॉसिबल करेक्शन और सेल सिग्नल आएगा। मतलब कि इसकी प्राइस में अब एक डाउन ट्रेंड शो करेगा। करेक्शन आएगी 58 पे शायद खुल सकता है, 59 की बजाय पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, 60 नहीं शो करेगा। स्टॉक में भी ओवर प्राइस इन शॉर्टिंग कुछ पॉइंट के लिए अब भी जो है क्योंकि ओवर बाइंग हो चुकी है। अब लोगों को जब नज़र आया ना एक स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, ये स्टॉक बहुत ओवर बाय हो चुका है, तो ये किसी पॉइंट पे आके अपनी करेक्शन एक लेगा और ये एक लेनी चाहिए इसको जिसकी वजह से हमें इसको ये बाय करना चाहिए। कह रहे हाँ, सिग्नल दिया है कि बहुत बुलिश मोमेंटम बन रहा है, लेकिन एक पुल बैक आएगा, बहुत ऊपर जाने के बाद एक पहले खिंचाव आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये अब इससे एक सवाल पूछना है मैंने यहाँ पे, अभी तो वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी होगी। लोग करते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं अपना। एक टेम्परेरी डिप आना जिसकी वजह से हमें बाइंग करनी चाहिए इफ ट्रेंड इज स्ट्रांग। रिवर्सल रिस्क इफ अदर इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम और एमएसीडी वीकन और ये और जो टेक्निकल टर्म्स है ना, वो एमएसीडी और वॉल्यूम के हिसाब से अगर वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब सेल हो चुका है। वॉल्यूम जब कम हो जाए ना एकदम से मतलब सेलिंग हुई है बहुत हेवी कहीं पे। अब उसने कहा 3 ऑप्शंस हैं। पहला आप पुल बैक कर सकते हैं। इफ यू आर बायर वेट फॉर आरएसआई टू ड्रॉप 70 और नियर 60 फॉर बेटर एंट्री। अभी जो आरएसआई शो कर रहा है वो आपकी ये शो कर रहा है। यार वैसे ये चीज़ें ना पेड ग्रुप से बताई जाती हैं, आरएसआई और ये। अभी जो उसने शो की है 78.23 और इधर एक्शन भी आ गया, ओवरबॉट हो चुका है ये। इसका इंतज़ार करो, अगर तुमने बाय करना ही है तो थोड़ा इंतज़ार करो, 70-60 पे कूल डाउन होने दो उसको। मतलब कि जब मार्केट खुलनी है आपकी ईद के बाद वेडनेसडे को खुलेगी मोस्ट प्रोबेबली, पहले 4 घंटे एटलीस्ट सब्र कर जाना। 9:30 खुलेगी, 10:30, 11:30, 12:30 ब्रेक के बाद पहला आवर जो होगा ना 2 बजे का टाइम, उस टाइम आई एम 110% श्योर इसकी प्राइस 58 पे भी आ सकती है। मंडे को ना सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है और फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बाइंग होती है। मंडे का फर्स्ट आवर इज़ द मोस्ट सेलिंग आवर एंड फ्राइडे इज़ लास्ट आवर। जुमे के बाद का जो 3 से 4 बजे का सेशन होता है उससे सबसे ज़्यादा हेवी बाइंग होती है। वॉल्यूम हमेशा हेवीएस्ट क्लोज़ होता है और वो ताकि ये दिखाया जाए मार्केट फिट जा रही है जी पाकिस्तान की। अच्छा जी, एक तो ये इसने बता दिया कि ठंडा होने दो उसको, पीछे गिरने दो। सपोर्ट लेवल्स भी देख लो। अब यार इसको ना मैं ये दे देता हूँ, सपोर्ट लेवल्स हमारे पास हैं जो एमए जो था ना ये मूविंग एवरेज है, इधर इसने सपोर्ट लेवल्स भी दिए थे। S1 पहली सपोर्ट है, S2 सेकंड सपोर्ट है, S3 इसकी थर्ड सपोर्ट है, ठीक है? ये सपोर्ट्स हैं। S1 का मतलब सपोर्ट है और R का मतलब है रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट। मैंने उस दिन भी एक वीडियो में बताया था कि ये जिस तरह होता है ना, वो चीज़ मिल नहीं रही थी यार समझाने के लिए। ये पिवट पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट। ये टॉप पे जा रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है और ये लो पे इसका सपोर्ट बन रहा है। तो ये काफ़ी इस तरह चलती दुनिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलती है। अब उसने सपोर्ट लेवल बताया 58.76, 58.48, 58.21 ये सपोर्ट्स हैं और ये रेजिस्टेंस है इसकी 59.31, 59.58, 59.86। ये अब इसको ना डेटा देना है यहाँ से कि इधर से पिवट पॉइंट्स निकाल और मुझे जल्दी से बता कि क्या सीन है इसका। प्लीज़ चेक पिवट पॉइंट्स और एंट्री प्राइस ऑफ दिस स्टॉक। और वो असल में ना इस वक़्त एआई जो है आरएसआई पे फँस गई है, क्योंकि आरएसआई बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो कह रहा है ओवरबॉट हो चुका है, तो ये एक सेल सिग्नल सिग्नल आएगा, उसने कहा करेक्शन आनी है। लेकिन अब हमें ना खाली एक टेक्निकल उसका इंडिकेटर नहीं देखना होता, टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा है, ये देखो आरएसआई भी है, ये स्टॉच है, ये स्टॉच आवर्स के हिसाब से एमएसीडी भी है, एडेक्स है, बुल बियर पावर भी है कि बुल ज़्यादा आ रहे हैं कि बियर्स आ रहे हैं, वो सारा कुछ जो है इसमें देखना पड़ता है। मूविंग एवरेजेस भी है, 5, 10, 20, 50, 100, 200 दिनों के हिसाब से, 100 दिनों के हिसाब से, 50 दिनों वो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम ना पिवट पॉइंट पे कंसर्न करेंगे, क्योंकि पिवट पॉइंट से ना आपको काफ़ी वाज़ेह नज़र आ जाए किस पॉइंट पे आपने बाय करना है। अब ये बताएगा।
फैसल बैंक उसने कहा जी ये ब्रेकडाउन है, करंट ट्रेंड एंड आरएसआई कॉन्टेक्ट, वो उधर ही फंसा हुआ है आरएसआई पे। बेस्ट एंट्री स्ट्रेटेजी, आइडियल बाय जोन सपोर्ट वरना सपोर्ट टू। जरा इस वन क्या है फिर इसका जरा, उसने कहा जी आइडियल जो पॉइंट है वो आपका ये 58.76, मैंने कहा था ना 58 के पास आएगा तब बाय करना, 58.76 पे बाय कर सकते हैं और 58.48 पे आप इधर डालेंगे इसको हम 58.71, मतलब पहले फिर इधर जाएगी उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये है, इधर उसने कहा ये बाय कर लो आप, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आ जा भाई अगली बात पे आ, बाय नियर सपोर्ट जोन सक्सेस वन एस टू के पास जाओ और वेट फॉर प्राइस टू डिप, आनी है डिप लाजमी आएगी, कंफर्म बात है। और इधर आके अपने होल्ड दीज लेवल्स पे आ जाओ, उधर रुक जाओ। अगर जी बुलिश कैंडलस्टिक, एम्बर और इनगल्फिंग एट सपोर्ट, अगर तो वॉल्यूम स्पाइक कर गया, मतलब वॉल्यूम अगर और आ गया और बायर आ गया तो ये उठ सकता है और ये सपोर्ट्स आपके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बन गई और रेजिस्टेंस टूटी तो फिर आपकी नया सपोर्ट जोन बन जाएगा। मतलब ये आपने लिमिट रखी हुई थी, इसके बाद और ऊपर चलेगी बात। अब वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम आगे तो ये सारा जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये पानी इसको फिर देगा। उसने कहा जी अवॉइड बाइंग नियर रेजिस्टेंस जोन R1 R2 R3, R1 R2 R3 का उसने कहा जी इस पॉइंट पे मत बाय करो, 59.31 59.58 59.86, उसने कहा इधर मत बाय करो, इधर बाय करना 58 की रेंज में बाय करना, ठीक है जी। अगर उसने कहा है कि ये ओवर बाइंग होती गई मतलब प्राइस उठाता गया तो अपने आप के लिए आप सेल करें और पार्शियल प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब अपने पैसे निकाल लें और प्रॉफिट कमाएं। और अगर उसने कहा इफ प्राइस ब्रेक सपोर्ट नंबर 3, फिर तो गया नीचे भैया, ये आपकी सपोर्ट नंबर 3 है। इस प्राइस को क्रॉस कर गया ना ये, पीछे की तरफ चल पड़ा, फिर ये आपकी ये जो कहानी है ना, कि ये 60 प्लस निकलेगा और 70 तक जाएगा, फिर आप भूल जाएँ इसको। फिर ये रिवर्स गेयर लगेगा, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो S3 ट्रेंड रिवर्सल लाइकली, फिर एग्जिट मारो, लॉन्ग निकालो। अब ये फ्यूचर में लॉन्ग्स होते हैं, आपकी प्रेडिक्शन मुझे गलत हो जाती है, एग्जिट लॉन्ग भाई निकलो, अल्लाह हाफ़िज़। हम इस स्टॉक के बारे में नहीं वो कह रहे टेक्निकल एनालिसिस, मतलब लॉन्ग वाले जो होते हैं ना फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। देखिए दी लो वॉल्यूम नियर हाई वीक मोमेंटम लॉक्स गेन, होता क्या है कि लास्ट स्टेप पे ना लो वॉल्यूम भी रह जाता है कभी-कभार और फिर वो कभी-कभार क्या होता है लॉक होके गेन लग जाता है उसपे। अब उसने फाइनल वर्डिक्ट बताया, कहता है वेट फॉर पुलबैक S1 और S2 के पास उसको छोटा-छोटा करके बाय कर लो। एंटर ओनली इफ प्राइस बाउंसेस विद वॉल्यूम, वही बात है वॉल्यूम आया तो प्राइस उठ गई, नहीं तो वहीं की वहीं कहानी खत्म। और उसने कहा एक तो इसको ना RSI को कूल डाउन होने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अब हम सबको कीड़ा होता है, फोमो होता है यार बाय कर लेते, वो यही बात कर अवॉइड फोमो बाइंग एट हाइज, अब हौसला करो, सांस लेने दो, करेक्शन आनी है। फेसबुक के ग्रुप से बार बार आ रहा है यार हमने इसको बाय करना है, इसको बाय करना है, भाईजान सांस ले लो, सब्र करो, सब्रो का माड़ा पश्तो में कहते हैं। अब उसे एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल इफ S1 इज 100 पीके प्राइस ड्रॉप टू 100.5 विद बुलिश कैंडल, दैट्स अ सेफ्टी एंट्री देन चेजिंग एंड R1, वही बात कर रहा है कि वो एक सेफ एंट्री, हल्की सी एंटर मारो रादर देन रेजिस्टेंस तक जाओ और देखो कितना नीचे ड्रॉप होता है। चेक लाइव पिवट लेवल ऑन investing.com सेट प्राइस, और वो अब वो आगे से आगे जा रहा है लेकिन मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा, इतना आगे नहीं जाना। अब मैं इसको यहाँ पे ही देता हूँ इसका काइंडली कंपेयर, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था ना तीसरा, ये तो चलो हो गया, ये इसने इसका भी बता दिया RSI और इसका FABL वर्सेस SNBL करना। इस वीडियो में ना शुरू में मैंने इसका फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस डायरेक्ट किया। टेक्निकल में आपका ना मोस्ट प्रोबेबली वो आ जाता है, पिवट लेवल्स आ जाते हैं, RSI आ जाता है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, हिलती है पूरी दिमाग की दही हिलती है। फंडामेंटल में क्या होता है कि आप मार्केट की ट्रेंड को देखते हैं, आप न्यूज़ को देखते हैं कि कितनी किस लो पे उठाना है, किस हाई पे उठाना है, वो सिंपल हो जाती है। टेक्निकल ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसलिए मैंने कहा ज़रा अपना दिमाग लगा, और ये वेबसाइट मुझे अच्छी मिल गई है, ये मैं शेयर कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब उसने कहा जी दोनों का टेक्निकल कंपैरिज़न कर लेते हैं। उसने देखा है कि फैसल बैंक का 78 पॉइंट वो ओवरबॉट है। एसएनबीएल का उसको पसंद आया। एसएनबीएल उसने कहा अभी भी सेफ ज़ोन में है। उसकी उसने कहा है कि कम है 70 से तो सेफर ज़ोन है, आरएसआई इज़ लोअर। तो आपने अगर बाय करना है तो एसएनबीएल बाय कर लो, उसने कहा है जी। एसएनबीएल इज़ अ गुड बाय। अगली चीज़ वो गया है जी पिवट पॉइंट पे। अबव पीपी बुलिश ट्रेंड, अगर पिवट पॉइंट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो बुलिश है, नीचे गया तो बेरिश है। अब वो कह रहा है स्ट्रॉन्गर ट्रेंड इफ अबव पीपी, इसने दोनों का नहीं बताया कि कौन सा बेहतर है।
ये आती की है। सपोर्ट लेवल का भी सही नहीं बताया, प्राइस एक्शन पे है। उसने कहा प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा है, वो असल में उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब क्या होने लगा है। वैसे तो ये सेल सिग्नल दे दिया इसने। मंडे या वेडनेसडे को जब मार्केट खुली तब पता लगेगा। ट्रेंड स्ट्रेंथ के हिसाब से उसने कहा मे ऑफर बेटर रिस्क रिवॉर्ड इफ अर्ली अप ट्रेंड। वैसे अगर आपने संभाल के रखना है ना, एसएनबीएल में डाल लो, ये इतना नुकसान भी नहीं देगा। एसएनबीएल का उसने ये कहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया तो ये 20 तक जा सकता है। वही बात है, एक और वो जो वॉल्यूम की बार बार बात करे कि हायर वॉल्यूम आ गया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना देगा, और फिर आपका जो फोमो वो वाकई में फोमो था कि आपको ले लेना चाहिए था, आपने बाय नहीं किया। अच्छा, इसका नाम सोना रखा हुआ है भाई। वैसे ये स्टॉक ना सोना है इस वक्त पाकिस्तान के मार्केट के लिए। टेक डेटा फ्रॉम हियर एंड गिव मी फाइनल बाइंग प्राइस फॉर बोथ। भाई ये जल्दी से बता दे ताकि वीडियो क्लोज करूं, फिर लोग ऐसे कहते हैं भाई आपकी 45 मिनट तक वीडियो चली जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो भाई, 20-30 मिनट के अंदर अंदर काम हो गए। अब वो दोनों तरफ से डेटा ले रहा है, ठीक है। उसने कहा जी आरएसआई के हिसाब से देखा जाए, फिर उधर ले गया यार, ये नहीं सकता यार, रुक जा भाई। फैसल बैंक का उसने वर्डिट दे दी, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। करंट स्टेटस ओवरबॉट है, मत करेक्शन का इंतजार करो, हाई रिस्क ऑफ करेक्शन। और ये मैं कंफर्म बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे करेक्शन आनी है, मत बाय करो इसको, रुक जो करेक्शन आएगी। आइडियल प्राइस है S1, वही है S1 यहाँ लिखा हुआ है मैंने, S1 58.76 या 58.48, ये इसकी आइडियल प्राइस है बाय करने की। सुनहरी बैंक का उसने कहा आरएसआई बहुत अच्छा है, आप अभी भी एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पे ना वो बताएगा कौन सा बेहतर है स्टॉक। उसने कहा जी एफएबीएल अभी ओवरबॉट हो गया तो एक करेक्शन आनी है। एसएनबीएल न्यूट्रल, आप इस प्राइस पे भी उठा लें आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने एसएनबीएल को वर्डेड दिया, वो सेफ है, आपको आपका पैसा नहीं जाएगा। रिस्क लिया जा सकता है अगर आपने एक पुल बैक को मिस कराना और आपने बाय करना ही करना है, फोमो हो रहा है तो आप बाय कर लें। अगर तो आपको शौक है एसएनबीएल में पैसा सेव करना तो आप इधर कर लें। उसने कहा एक नियर सपोर्ट के करीब है, इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा इसका, आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो सुनहरी बैंक इज बेटर। अब ट्रेंड कंफर्मेशन पे एक्सटेंडेड अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। अब आप अगर इधर जाए ना, यहाँ पे इसकी ट्रेंड का देखा जाए ना, तो जा तो रहा है ये ऊपर, एक करेक्शन देगा फिर जाएगा आगे से आगे, यूं करके नीचे आगे फिर ऊपर जाएगा ये। तो वो अब यही बात कर रहा है कि एक्सटेंडेड अप ट्रेंड आएगा इसमें। इसका है कि इसका ब्रेकआउट अभी तक से नहीं आया, लॉन्ग टर्म इधर ही फंसा हुआ है। ये स्टॉक बहुत एक सदी से एक पॉइंट में फंसा हुआ है। इसका एक साल तो देखो ना, एक दफा 20 तक गया था, 4 फरवरी 2025 फरवरी में गया था, उसके बाद वापस नीचे ही आया है। तो अभी तक से ये ब्रेक नहीं कर रहा अपना, इसका ब्रेकर 18.79 पे बैठा हुआ है। और फैसल बैंक का ब्रेकर जो है अगला जो है 65 के पास है। तो उसने कहा फैसल बैंक का डिप का इंतजार करो और इसको बेशक बाय कर लो, कोई मसला नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा वर्डिट यही है कि फैसल बैंक की एक करेक्शन आनी है, फिर आप बाय करें। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं पसंद आई तो माज़रत करता हूँ, मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ इस वक़्त। एक मैं न्यूज़ दे दूँ कि अब जो बजट आना है वो 17% से जीडी टैक्स ऐड अप होने लगा है। लेकिन अगर आपने टैक्स से बचना है, तो आप लोगों को 6 मंथ्स तक होल्ड करना पड़ेगा, आप पे टैक्स नहीं लगेगा। ये सीजीटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स। आप किसी भी स्टॉक को बाय करें, आप बेचें मत, 6 महीने तक होल्ड करें फिर बेचें। तो इसलिए कहते हैं कि आप एवरेज करके बाय करते जाएँ। आप इसको एवरेज करें, इधर बाय करें, सेल नहीं करना 6 मंथ्स तक। आज का महीना अगर जून है, तो जनवरी में आपके 6 मंथ कंप्लीट होंगे या दिसंबर में आई थिंक। तो उस वक़्त आपने इकट्ठे करके बेचने हैं, फिर आप पे टैक्स नहीं लगना। अगर आप अभी बाय सेल करते जाएँगे, तो आप पे ये टैक्स लगना है 15%। अभी नए बजट में ये 17 हो जाएगा, एक तजवीज़ दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। मैंने असल में पहले सोचा था ये सारी चीज़ें एआई को दूँ, लेकिन एआई ने ना पागल हो जाना था। वो फंडामेंटल में चला जाता, टेक्निकल में चला जाता। मैं खाली इस पे गया हूँ टेक्निकल पे और इधर गया हूँ आरएसआई पे। मैं कहा तू भाई डायरेक्ट मुझे ग्राफ से समझा कि क्या बन रहा है, इसकी क्या ट्राजेक्टरी हो रही है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो उसने कहा एक करेक्शन आनी है स्टॉक में, उसके बाद एक पुल बैक आना है, फिर ये जंप मारेगा। जिस तरह यहाँ पे एक पुल बैक आया ना, ये एक पुल बैक आया, फिर ये जंप मारा। अब वो जंप का इंतज़ार करना है, पुल बैक जैसा गया, ये देखो 15 था, 18 तक गया,
फिर एक पुल बैक आया और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक गया। ये चला भी जा भाई, ये गया 20 तक। तो उसने कहा एक पुल बैक आना है इस स्टॉक का, फिर 65-70 तक जा सकता है। तो उस पुल बैक का इंतज़ार करना है। एक करेक्शन आने दो 58 के पास इसको बाय करेंगे हम लोग और इंशाअल्लाह फिर हम भी 65-70 के पास जाके सेल करेंगे। बाकी खुश रहें, आबाद रहें।